बेटा हमने सबसे पहले किया था कि अगर हम एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल, द केमिकल्स फाउंड इन द लिविंग सेल, कैसे हम पता लगाते हैं? तो हम दो तरीकों से पता करते हैं, दैट इज एसिड, यू कैन से एसिड ट्रीटमेंट से, और दूसरा है एशिंग एक्सपेरिमेंट्स। एसिड ट्रीटमेंट से हम किसका पता लगाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली, और हम क्या कह रहे थे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एशिंग एक्सपेरिमेंट्स है, एशिंग एक्सपेरिमेंट्स से हम क्या करते हैं बेटा? प्लांट या एनिमल टिश्यू की अगर हम बात कर लें, लिविंग टिश्यू, ध्यान से सुनना है और फिर मैं बताऊंगी कहाँ पे लिखना है। अभी लिखना नहीं, पहले सुन लो। प्लांट टिश्यू या लिविंग टिश्यू इज बर्न्ड, उसको हम जला देते हैं। इसके बाद क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी क्या हो जाती है? गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के, ठीक है? वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड आर लिबरेटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो खत्म हो गए। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रेक, इसके भी तो बॉन्ड्स टूट जाएंगे ना, ब्रेक इनटू एलिमेंट, ठीक है? एंड आर लेफ्ट इन एश। केमिकल एनालिसिस ऑफ एश, केमिकल एनालिसिस हम करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलते हैं? वी कैन फाइंड मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, आयरन, etc. Their amount in the tissue can be calculated, can be analyzed या calculated. ऐश में कितना मैग्नीशियम है तो पता चलेगा कि प्लांट में पर ग्राम में कितना वो मिनरल प्रेजेंट। तो एशिंग एक्सपेरिमेंट से हमें मिनरल कॉम्पोजिशन पता चलेगी। जबकि एसिड ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, ये आपको बताया भी हुआ है, क्रशिंग ऑफ प्लांट या एनी लिविंग टिश्यू, उसके बाद मिक्सिंग विद
एसिटिक एसिड, CH3COOHs, एसिटिक एसिड, टू फॉर्म ए स्लरी। स्लरी होता है मिक्सचर सा बन जाना, है ना, क्लियर मिक्सचर नहीं है, ठीक है। देन फिल्ट्रेशन बाय मसलिन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। जो नीचे चला गया फिल्ट्रेट, इसमें एक आ जाएगा फिल्ट्रेट और दूसरा हमारे पास आ जाता है रिटेंटेट, जो इनसॉल्युबल पार्ट है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह गया। फिल्ट्रेट विच फिल्टर्स और passes through मसलिन क्लॉथ या फिल्टर पेपर, और दूसरा है रिटेंटेट which remains on the मसलिन क्लॉथ, जो ऊपर रह जाएगा। जैसे हम चाय छानते हैं, ठीक है, जो नीचे चला गया वो है फिल्ट्रेट और जो पत्ती है वो क्या है, रिटेंटेट है, ठीक है, वो ऊपर रह गया, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ देखिए जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट क्या है बेटा, एसिड सोलुबल। चाय में हम क्या करते हैं, टी बनाते हैं तो पानी है, उसमें दूध भी सोलुबल है, उसमें चीनी भी सोलुबल है, तो वो तो फिल्ट्रेट हो गया। जो इनसॉल्युबल था, क्या था इनसॉल्युबल, वो सॉलिड जो टी ग्रेन्यूल्स थे वो रिटेंटेट रह गए, सो एसिड सोलुबल फ्रैक्शन। और जो रिटेंटेट है, दिस इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। अभी हम बताएंगे कि इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, पहले ये नोट कर लो दोबारा, आपने थोड़ा सा किया भी हुआ है बट एक बार दोबारा से कर लो, वेरी गुड। अब बेटा सेल में क्या था, सेल के क्या कंपोनेंट्स थे जो फिल्ट्रेट और रिटेंटेट बनाएंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहले है सेल वॉल, अगर हम प्लांट की बात करें, फिर है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेलीज और फिर आ जाता है साइटो। सेल वॉल अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, इट गेट्स crushed to form ग्लूकोज, क्योंकि सेलुलोज से बना है, क्रश करके ग्लूकोज बनाएगा, एंड ग्लूकोज जो है दिस इज एसिड soluble. Cell membrane formed of phospholipids mainly. Cell membrane breaks into fragments which form vesicles that are separated as, बोलो जल्दी से, एसिड सोलुबल की एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, जल्दी से बोलो, एसिड इनसॉल्युबल,
Yes, very good question. Are separated as acid insoluble fraction. और हमने यहाँ पे याद करना रखना है कि जो लिपिड्स है, लिपिड्स आर मेनली एसोसिएटेड, फॉस्फोलिपिड्स हमने कहा है एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दस फॉर्म्स part of acid insoluble वेसिकल, ठीक है। तो लिपिड्स ऑल्दो छोटे साइज है इनका, बट दे आर सेपरेटेड एज एसिड इनसॉल्युबल अलोंग विद प्लाज्मा वेसिकल। जो ऑर्गेनेलीज है बेटा हैज बायोमोलिक्यूल, चाहे ऑर्गेनेलीज है चाहे साइटोप्लाज्म है, दोनों। These biomolecules are of two types, micromolecules and macromolecules. क्या फर्क है दोनों में? These have small in size है, molecular weight less than 1000 Dalton, जबकि यहाँ पे, हाँ जी, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है अब जल्दी से बताओ, मोलिकुलर वेट मोर देन, जल्दी से बोलो कितना? 10,000 Dalton. गुड प्रतिभा, वेरी गुड, 10,000 Dalton. They form acid soluble fraction. They form acid insoluble fraction. माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाता है? मोनोमर्स such as monosaccharides and oligosaccharides, ये पूरा लिखना है। अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाते हैं पॉलीमर्स, ऑल पॉलीमर्स आप लिखना है, ऑल पॉलीमर्स सच एज पॉलीसैकेराइड्स, complex polysaccharides, proteins and nucleic acid. बट यहाँ पे एक चीज स्टार डाल के लिखनी है मैक्रोमोलिक्यूल्स के नीचे कि लिपिड्स हैव molecular weight less than 800 Dalton, but are separated as acid insoluble fraction along with macromolecule. Therefore, एक टर्म है आपकी बुक में, लिपिड्स आर strictly not macromolecule. ठीक है, बट
दे आर स्टडीड अंडर मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, बट आर स्टडीड अंडर macromolecules because they are separated as acid insoluble fraction. लिख लेना ये कंप्लीट। चलो जल्दी से, ये आपने किया भी हुआ है वैसे तो, बट फिर भी एक बार लिख लो दोबारा से। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा कि डिफरेंट एलिमेंट्स में से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट as well as in human body, या ह्यूमन की जगह एनिमल बॉडी आ जाए तब भी ऐसे कि ऑक्सीजन जो है सबसे अबंडेंट एनिमल है, सॉरी सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। उसके बाद आ जाता है जी सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट in human body, is कार्बन। उसके बाद कार्बन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर है कार्बन, फिर है नाइट्रोजन, देन मैग्नीशियम एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है जी। मैम आपने एक क्वेश्चन डाला था टेस्ट में कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड एक और ऑप्शन था, उसका आंसर क्या है? अभी बताऊंगी, बताती हूँ, ठीक है। उसके बाद अर्थ क्रस्ट में, आपको ये क्वेश्चन वैसे ही याद है कि मैंने ये पेपर तो नहीं अभी आपको, तो सबसे ज्यादा जो है अर्थ क्रस्ट में इट इज ऑक्सीजन फॉलोड बाय सिलिकॉन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, देन कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, देन हाइड्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। और फिर कार्बन, सल्फर एंड कार्बन एक जैसे याद रखते हैं, ठीक है। तो आपको बेटा अर्थ क्रस्ट में ये दो याद रखने जरूरी है, और ह्यूमंस में ये सारा ऑर्डर याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये दो याद कर लो, इट्स इनफ, कार्बन एंड सिलिकॉन का। और इधर मतलब सबसे ज्यादा, सॉरी नॉट कार्बन एंड सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, बट ये आपको याद रखने जरूरी है ह्यूमंस, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा
कि जो अमीनो एसिड्स है, हमने क्या बताया था बेटा? नेक्स्ट आ जाइए अमीनो एसिड्स का पार्ट। अमीनो एसिड्स में ये है अल्फा कार्बन, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें आर है, इसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप है एंड NH2 NH3 पॉजिटिव। दिस इज एन अमीनो एसिड। हम ये कहते हैं कि कार्बन जनरली, ध्यान से देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 है और वो जनरली हाइड्रोजन से कंबाइंड है, हाइड्रोजन या अदर कार्बन से। तो कार्बन इज अमीनो एसिड। मीथेन क्या है? मीथेन होता है दिस इज मीथेन। हाइड्रोजन की जगह ये वाले ग्रुप्स आ गए, तो हम क्या कहते हैं? ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया, अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन के जो 4 हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस करके कोई और आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर कहा जाए डिफाइन अमीनो एसिड, तो आप क्या कहेंगे कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक तो है ही, इन विच carboxyl and amino groups are substituents on same carbon called as alpha carbon, जिसमें कार्बोक्सिलेट ग्रुप, COO नेगेटिव ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप एक ही कार्बन के सब्स्टिट्यूटेड पार्ट्स हैं। एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन को इन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है। Therefore, amino acids are alpha amino acid, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, जिसके साथ 4 सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए। इज इट ओके? ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अमीनो एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वो किस पे डिपेंड करती है? वो करती है कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे, अमीनो ग्रुप पे एंड आर ग्रुप। ठीक है, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमीनो एसिड्स। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the amino acids are mainly due to amino group, carboxyl group and R group. And R group. Is it okay? उसके बाद बेटा निकालो जरा, अपनी कॉपी में ही निकालो फैटी एसिड्स वाला पार्ट। पाल्मिटिक एसिड जहां पे लिखा है वहां पे लिखो
It has 16 carbon, including carbon of carboxyl group. Including carbon of carboxyl group. तो अगर हम देखें CH3, CH2, 14, COOH. This is palmitic acid. 14 कार्बन ये, 15वां ये, 16वां ये, 16 कार्बन फैटी एसिड इज palmitic acid. शिवांशी बेटा मुझे बता जरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल क्या थी? शिवांशी, आर यू देयर? Yes, लिनोलेइक एसिड और linoleic लिनोलेनिक एसिड, एंड थर्ड वन इज acid, arachinon. है ना? तो इरेकिडोनिक एसिड जहां पे लिखा है वहां पे लिख लो, इट इज 20 कार्बन फैटी एसिड. कार्बन फैटी एसिड. इरेकिडोनिक एसिड इज 20 कार्बन फैटी एसिड. और जल्दी से सरगम बेटा मुझे बताओ व्हाट इज फ्रीनोडर्मा? मैम जब हमारी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज होती है. दैट इज कॉल्ड एज फ्रीनोडर्मा. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाती है व्हाट इज, यहाँ पे जहां पे फैटी एसिड्स है ना ऊपर करके लिख लेना, व्हाट इज जिंजिले ऑयल. व्हाट इज एक मिनट स्पेलिंग चेक कर लो. जिंजेली ऑयल. व्हाट इज जिंजेली ऑयल? जल्दी से बताओ. हाँ जी, तो यहाँ पे लिख लो, जिंजेली ऑयल इज द ऑयल, gingerly oil is the oil having unsaturated fatty acid obtained from sesame seeds. sesame क्या होता है? तिल जो है, तिल नहीं होते जो हम खाते हैं, पता है कि नहीं? Yes. जो तिल है ना, जो तिल में से तेल निकलता है उसको क्या बोलते हैं? जिंजेली ऑयल. इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट. It has low melting and boiling point and thus liquid at room temperature. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए न्यूक्लियोटाइड्स वाले टॉपिक पे. Which component of nucleotides is a heterocyclic ring structure?
हाँ जी, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? अर्नब आप बताओ बेटा, माइक ऑन करके बताना बेटा। मैसेज नहीं, मैं देखूंगी। ऑप्शन में आपको फिर भी दे देती हूँ, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फोरिक एसिड और डी कुछ नहीं। इन तीनों में से बता दो तो ज्यादा अच्छा है। दोबारा से मैं बता रही पूछ रही हूँ कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर किसका है? हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है बेटा कि रिंग में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है। हर जगह कार्बन नहीं है, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कहीं कार्बन है, कहीं नाइट्रोजन है, कहीं कुछ और है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि इनमें से किसका हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है? हाँ जी गुंजन, आप बताओ बेटा। नाइट्रोजनस बेस। इट इज नाइट्रोजिनस बेस, बिल्कुल ठीक है। अगर हम सिंपल पेंटोज शुगर तो क्या है? कार्बन, देन या हम इस तरह से अगर बनाए, एक जगह ऑक्सीजन है, बाकी जगह कार्बन ही। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? एक जगह कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। पेंटोज शुगर फिर होमोसाइक्लिक। हाँ, पेंटोज शुगर को हम होमोसाइक्लिक कहेंगे, ठीक है। ये या फिर तो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक, पेंटोज शुगर इज होमोसाइक्लिक, ठीक है जी। कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। जबकि पेंटोज शुगर में सभी सिंगल बॉन्ड है। तो आंसर इज नाइट्रोजन बेसिस। लिख लेना ऊपर, वैसे मैंने लिखवाया जरूर होगा, बट फिर भी एक बार जहां पे नाइट्रोजनस बेस है वहां पे लिख लो। चलिए वहां पे मेनली लिखिए, राइट ऑन, कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मेनली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स। Secondary metabolites are mainly found in plants, fungi, and microbes. Second point लिखिए, there are hundreds and thousands of, हम कहें एक दो नहीं, there are hundred and thousands of secondary metabolites. Which can be categorized as pigments, gums, antibiotics, alkaloids, polymers, then rubber, etc. एक और आ जाता है एसेंशियल ऑयल, ड्रग्स, नानी आपने लिखवाए ये सारी, मतलब ये कुछ तो मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखवा दिए थे, ठीक है, बट एंटीबायोटिक्स नहीं था उसमें, देख लेना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एंटीबायोटिक्स, देन एसेंशियल ऑयल्स नहीं था। These also include secondary metabolites, also include antibiotics as well as essential oils.
ठीक है, तो यहाँ पे असेंशियल ऑयल्स बेटा, जो हम जैसे हम कहते हैं चमेली का तेल जिसमें से फ्रेग्रेंस आती है, उन्हें हम असेंशियल ऑयल्स बोलते हैं। लिख लो, दीज आर naturally produced oils. एक बार रिपीट करना मैम। These are essential oils क्या है? These are naturally produced oils having the characteristic odor. Having the characteristic odor. जो लेक्टिन्स है, लेक्टिन्स क्या है? These are the chemicals which bind with sugars, carbohydrates के साथ, and causes coagulation of cells. सेल्स मर जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। कोएगुलेट मतलब एक दूसरे से चिपक जाते हैं। These are the chemicals which bind with sugars and causes coagulation of cells. ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक बॉक्स में लिख लो कि लेक्टिन्स क्या है और असेंशियल ऑयल्स क्या है। ठीक है, और मैंने आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शंस बताए थे, जल्दी से बताइए। हाँ जी कृषा, what are the functions of secondary metabolites? Ma'am, that they protect plants from pathogens and herbivory. Yes, this is for their own. हमारे लिए these are beneficial for humans also. Second था yes, अगर नहीं लिखा तो लिख लेना। These are useful for human welfare. ये सभी के सभी आपको पता है, एंटीबायोटिक्स, असेंशियल ऑयल्स, रबर, ड्रग्स, ये सब ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए है। These are important for human welfare. चलिए जी, मैम एक बार अल्कलॉइड्स भी समझाना क्या थे? एल्कलॉइड्स जो है ना बेटा, एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ओके, Alkaloids are, लिख लो, alkaloids are nitrogen containing compounds which are basic in nature and play a role in preventing herbivory and protect plants from insect attacks. बेटा बहुत कैटेगरी के अल्कलॉइड्स होते हैं, अभी आपके इस लेवल पे नहीं हम बता सकते, आगे चल के जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहां पे आप पढ़ोगे। ठीक है, बहुत बड़ी कैटेगरी होती है। चलिए जी, अब मुझे आपने बताना है
क्वेश्चन लिख लो लास्ट में, आउट ऑफ द फॉलोइंग which are homopolymers and heteropolymers. Starch, chitin, DNA, inulin, glycogen, murin, proteins, आयरन। जल्दी से फटाफट से आप लिखिए, इनमें से कौन सा होमोपॉलीमर है एंड हेट्रोपॉलीमर है। शिवांशी से हम शुरू करते हैं। हाँ जी शिवांशी, स्टार्च क्या है, होमोपॉलीमर की हेट्रोपॉलीमर? मैम होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ ग्लूकोज ओनली। ठीक है, इट इज as it is formed of same unit. हाँ जी, नेक्स्ट सीरत, काइटिन क्या है? मैम हेट्रोपॉलीमर। काइटिन किसका बना है बेटा? इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। N-acetyl glucosamine, है ना, पॉलीमर ऑफ सेम यूनिट N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine। तो अब मुझे बताओ सीरत, इज इट ए होमोपॉलीमर की हेट्रोपॉलीमर? मैम होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, इट इज ए होमोपॉलीमर ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, राइट? बेटा जरूरी नहीं है कि सभी म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स जो है वो हेट्रोपॉलीमर्स, ऐसा जरूरी नहीं। ओके। N-acetyl glucosamine, हाँ जी सरगम, डीएनए क्या है? मैम हेटेरोपॉलीमर। हेटेरोपॉलीमर, ऐसे नहीं कि एडेनिन 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 होगा, ऐसे नहीं है। ठीक है, एडेनिन एडेनिन, फिर वो आ जाएगा ग्लूटामेन, सॉरी गुआनिन आ सकता है, फिर थायमिन आ सकता है, कुछ भी, मतलब एक नहीं है। तो इट इज heteropolymer of different nucleotide। ठीक है जी। कृषा, इनुलिन क्या है? मैम होमोपॉलीमर। यस, इट इज किसका पॉलीमर है? होमोपॉलीमर ऑफ बीटा फ्रक्टोज, फ्रक्टन शुगर है, इनुलिन है। ग्लाइकोजन, हरगुन, मैम होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। गुंजन, म्यूरिन क्या है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर, जिसमें कई यूनिट्स है, नाग नाम टेट्रापेप्टाइड, नाम नाग नाम टेट्रापेप्टाइड, इस तरह करके अलग अलग यूनिट्स। देन प्रोटीन्स, अतिभा, हेटेरोपॉलीमर। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर।
हाँ जी अर्नब, आरएनए। आरएनए बताओ जी, हेट्रोपॉलीमर की होमोपॉलीमर? इट इज ए हेट्रोपॉलीमर, ठीक है। ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और एक बेटा अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, कार्तिक, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, ये बताओ। और फिर बताओ कि ये, हाँ जी कार्तिक जल्दी से। कार्तिक, आर यू लिसनिंग मी? हाँ जी, आप मुझे कोई सा बताए कि ये क्या है हीमोग्लोबिन? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन। प्रोटीन, इट इज प्रोटीन एंड इट इज ए हेट्रोपॉलीमर। बिल्कुल ठीक है जी। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये कौन से होमोपॉलीमर्स है एंड कौन से हेट्रोपॉलीमर्स है। एंड इन सेल्स water is most abundant, then proteins, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, और फिर लास्ट में आ जाता है फैट। मैम हीमोग्लोबिन क्या था? हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन एंड इज ए हेट्रोपॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो relative content of biomolecules in the cell। गुंजन आंसर पता चल गया बेटा? Yes, ma'am. वाटर 70% है, प्रोटीन 10% है, वाटर 70%, प्रोटीन्स 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, फैट्स 1%। और देखो 1% फैट ने हमारी जान ली होती है। कार्तिक अगर आवाज नहीं आ रही है बेटा तो आप दोबारा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट आर डाइटरी प्रोटीन्स? व्हाट आर डाइटरी प्रोटीन्स? जो प्रोटीन्स हमें डाइट से मिलते हैं। सो डाइटरी प्रोटीन्स आर दोज which are rich in essential amino acids. Dietary proteins are those which are rich in essential amino acids. तो उनको हम क्या देते हैं? डाइटरी प्रोटीन। चलिए जी, अब कॉपी में निकालो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। Mucopolysaccharides are also called as complex polysaccharides. Mucopolysaccharides are also called as complex polysaccharides. तो हमने क्या कहा था? These are amino sugars. Yes. आप ही लिख लेना, और chemically modified sugars. These are amino sugars and chemically modified sugars.
ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, कॉपी में निकालो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने वॉटसन एंड क्रिक मॉडल किया था, डिफरेंट पॉइंट्स किए थे। और लास्ट में लिखना डीएनए या द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लाइक ए स्टेयरकेस, इज लाइक ए स्टेयरकेस। जैसे सीढ़ियां होती है ना घुमावदार, ऐसे 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 ऐसे, इज लाइक ए, या द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज लाइक ए हेलिकल स्टेयरकेस। हम एक बार रिपीट करना है। The strand of DNA appears like a staircase. Each step of ascent of staircase is represented by a base pair. ठीक है, हर स्टेप जो है इस तरह से है ना, और मैम एंगल कितना बनता था? मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, each step of the staircase is represented by a base pair. ये देखिए, ये बेस है और ये बेस है, इन दोनों में या तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और आप देख रहे हो हर स्टेप के बाद डीएनए जो है एक एंगल पे कर्व करता है। ठीक है, तो वही लिखना है। At each step of ascent, at each step of ascent, the DNA strand turns at 36 degree centigrade, 36 degree, I'm sorry, 36 degree angle. The DNA जो ये कर्व हो रहा है, ये 36 डिग्री पे कर्व हो रहा है। At each step of ascent, the DNA turns at 36 degree angle. ये देखो, एक स्टेप मैंने आपको लिखवाया था, ये जो है दिस इज 1 टर्न और 1 हेलिकल, और इसकी लेंथ कितनी है? जल्दी से बोलो, इसकी लेंथ कितनी थी? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। 34 and It is also called as pitch of DNA. Length of 1 helical. Length of 1 helical
is also called as pitch of DNA. है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना। इसको हम पिच ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द पिच ऑफ डीएनए, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हैज 10 base pairs, which are equidistant। ये भी हमने लिखवाया हुआ है, आपने देखो कॉपी में लिखा होगा 10 base pairs which are equidistant। तो इसलिए therefore the rise of DNA per base pair, मतलब यहां से कितना डिस्टेंस है दूसरे बेस पेयर तक जाने के लिए, स्टेयरकेस के दूसरे स्टेप पे चढ़ने के लिए कितनी हाइट है, इज इक्वल टू 3.4 इंच। द राइज ऑफ डीएनए पर बेस पेयर इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, यहाँ तक पता चला इसका क्या मतलब है? Yes, ma'am. ये आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया हुआ है सारा, बट ये थोड़ी सी जैसे एनसीईआरटी में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी हुई है, मैंने उसी में ही आपको ये लिखवा भी दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए, मेटाबॉलिज्म एंड डायनामिक स्टेट ऑफ द सेल। टॉपिक ही आ जाइए, मेटाबॉलिज्म एंड डायनामिक स्टेट ऑफ द सेल। तो बेटा सेल में द molecules are regularly transforming into other forms with the help of chemical reaction। एक मॉलिक्यूल दूसरे में चेंज हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल टूट रहा है, कोई दो मिलके बन रहे हैं, कोई एक टूट के दो बन रहा है, तीन बन रहा है, या एक दूसरे में वैसे ही चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सिंपल में चेंज हो रहा है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ये सब कुछ सेल में कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑल दीज chemical reactions in the cell are called as या constitutes, आप ये लिख सकते हो, constitutes metabolism। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में अगर सिंपल कंपाउंड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल joining of glucose
to form starch. Plants में acetic acid forms cholesterol. ये सब एग्जाम्पल्स है सिंपल से कंपाउंड में. So these are called as anabolic reaction. अगर सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रही है एनाबॉलिक रिएक्शन. मैम एनाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है? हाँ, मैं अभी बताती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, क्योंकि बन रहा है ना कुछ सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं. तो एनाबॉलिक रिएक्शंस कंज्यूम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एनाबॉलिक रिएक्शंस कंज्यूम्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और दूसरा है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स break to form simple molecules. इसको हम कह देते हैं बेटा कैटाबोलिज्म. एक्सोथर्मिक, that is release energy. They release energy. ठीक है जी. For example, glucose breaks down to form lactic acid. That is catabolism. Another is glycolysis. Breakdown of glucose ही आ जाता है. Glycolysis in cells. Breakdown of proteins या breakdown of amino acids to form ammonia and organic acids. These are catabolic reactions. Is it okay? The energy liberated is stored as ATP. The energy liberated is stored as ATP, but not always. Generally हम कहते हैं but not always. Energy released is stored as ATP and some of the energy is released as heat also. Some of the energy liberated as heat also. तो heat जो है वो नॉन यूजेबल एनर्जी है. नेक्स्ट आ जाइए. इन द सेल, बेटे कोई भी जो रिएक्शन है ना वो आइसोलेशन में नहीं है. सेल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं, आइसोलेशन में नहीं है. जैसे हमने रेस्पिरेशन में, जिन्होंने रेस्पिरेशन मेरे साथ की है बाकियों को भी चलो समझ आ जाएगा. ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है. ठीक है, उसके जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो वहां से निकल के प्रोटीन के सिंथेसिस भी कर रहे हैं, वो वहां से निकल के फैट्स भी बना रहे हैं. ठीक है, मतलब उनके जो इंटरमीडिएट्स है वो डिफरेंट साइकिल्स के साथ या डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ लिंक्ड भी है. तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस आइसोलेटेड नहीं होती. बहुत सारे रिएक्शंस जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं
तो आइसोलेटेड रोड नहीं है कि यहाँ से लेके दिल्ली तक बस एक ही सड़क है जी बस में, उसके साथ कई सड़कें आपस में मिल रही है, ठीक है। सो दैट नेटवर्क ऑफ डिफरेंट साइकिल्स या डिफरेंट नॉट साइकिल्स बट डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस is called as metabolic pathway. तो यहाँ पे लिखो, in the cell the reactions or the processes are never isolated. The processes are never isolated, but several processes are linked with each other. But several processes are linked with each other, forming a complex network, forming a complex network called as metabolic pathways. Metabolic pathways. These metabolic called as, हाँ जी बेटा दोबारा से मैं बोल रही हूँ, various reactions or processes are linked with each other, forming metabolic pathways. These pathways are highly regulated. These are highly regulated. And there never occurs congestion. जैसे सड़कों पे तो बंद लग जाते हैं ना, congestion हो जाती है, but highly regulated and thus no congestion of chemicals occurs in the cell. Next point लिखिए, flow of metabolites. Flow of metabolites through metabolic pathways. Through metabolic pathways occurs at a specific rate and in the specific direction. पता होता है कि हमने अब कहाँ कौन से पाथवे में एंटर करना है, क्या करना है, ऐसे ही नहीं कि आड़े तेरछे कहीं भी चले गए. Flow of metabolites in the metabolic pathway have a specific rate and a particular direction. Have a specific rate and a particular direction. This metabolic flow या metabolite flow is called as dynamic state of body constituents. Dynamic मतलब move कर रहे या flexible है. Dynamic state of body constituents. Of body constituents, components. और फिर स्टार डाल के पॉइंट लिखना है, all the reactions in the cell are biocatalyzed. कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता जो कैटलिस्ट ना यूज करे. All the reactions in the cell are biocatalyzed. There are no reactions in the cell. There are no reactions in the cell which occurs without catalyst. Without catalyst. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा, मैम वो मेरी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई. 2-3 मिनट में मैं छोड़ दूँ, बस लास्ट के पॉइंट्स. ओके मैम. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए.
The important fact of biological organisms is that biological systems is that the important characteristics या fact of biological systems is that all living organisms exist in steady state, STADY, steady state, characterized by specific concentration of the biomolecule. बेटा स्टेडी स्टेट क्या है कि भाई वो अपने मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो है वो 80 to 100 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड है, ठीक है, तो इतनी हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है कि इतना ही ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहे। इससे ज्यादा या इससे कम मतलब डिजीज कंडीशन, ठीक है। The body tries in the biological system there occurs steady state in which the concentration of various biomolecules is constant, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। Any chemical or physical process moves spontaneously to equilibrium. हर प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है। Moves spontaneously towards equilibrium. But at equilibrium, the functions of the organism stops. इक्विलिब्रियम पे आ गया तो मतलब खत्म हो गया, फिर तो कुछ आगे करने की जरूरत ही नहीं है। Therefore, various reactions occurs in the cell continuously. मैम एक बारी रिपीट करना। मैं आगे का बोल रही हूँ, फिर पीछे का बाद में देखते हैं क्या है। ठीक है। Therefore, various reactions occurs in the cell continuously to prevent falling of गिरने से falling of living system into equilibrium. equilibrium कब आता है? जब हम मर जाते हैं। तो हमारे सेल्स में कॉन्टिन्यूसली रिएक्शंस हो रहे हैं ताकि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए, टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ लिविंग सिस्टम इनटू इक्विलिब्रियम। Therefore, living state is a non-equilibrium state. Living state is a non-equilibrium steady state which is able to perform work. And this continuous effort requires lot of energy. आप ये देखिए कि एक खाई है ना, और हम झुके हुए हैं, अभी गिरे, कोई हमें पीछे से पकड़ रहा है, अभी नहीं गिरना, तो उसको बहुत एनर्जी चाहिए उससे बचने के लिए, ठीक है, उसको बचाने के लिए बहुत ज्यादा। तो इसी तरह से हमने लिविंग सिस्टम को मेंटेन भी करना है, उसकी बहुत सारी प्रोसेसेस को कांस्टेंट भी रखना है, मॉलिक्यूल्स को कांस्टेंट करना है, और हमने इक्विलिब्रियम में भी सेल को नहीं पहुंचने देना। इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस कॉन्टिन्यूसली हुए जा रहे हैं विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमारे सेल्स में क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे सेल्स में क्यों रेगुलर रिएक्शंस होते रहते हैं टू प्रिवेंट द सेल, इट इज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द सेल falling into equilibrium, to protect the living system falling into equilibrium, because at equilibrium
देयर इज नो लाइफ। ठीक है, सो लिविंग स्टेट is a non-equilibrium steady state which is able to perform work। ठीक है, so this is all about जो मुझे करवाना था बायोमोलिक्यूल्स में वो मैंने आपको करवाया। देखो अब जरा